नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई में मस्त और व्यस्त होंगे। जैसे कि पता है कि हम एडुटेरिया की जो मैगजीन है उसको एमसीक्यूज के माध्यम से पूरी कवर कर रहे थे। आज का ये तीसरा पार्ट है जिसमें मैंने 2 पार्ट में करीब 150 क्वेश्चंस के आसपास जो है डिस्कस कर दिए थे। और अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको अवश्य देखना चाहिए, बहुत फायदा होगा वहाँ से। यानी जितने भी पूरी मैगजीन है उसको हम इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको पूरे एमसीक्यूज बना करके कवर कर रहे थे ताकि 72 बीपीएससी में जो है वो आपको यहाँ से काफी फायदा हो सके। ठीक है, उसके साथ साथ जो पीआईबी सीरीज थी और बिहार के संबंधित जो करंट अफेयर है उसको भी हम कर रहे थे कंटिन्यूअस। आपने जरूर वीडियो देखे होंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो उनको वीडियो देख सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि थोड़ी से आपको ये जुड़ जाइए और ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। वहीं पर जो टेस्ट सीरीज हो रही है फ्री में वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, करें 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट जो 2023 है उसके संबंध में निम्न कथनों में विचार कीजिए। करें कि जो अभी आप जानते हैं कि जो 23 में कौन सी रिपोर्ट आई थी। ठीक है, तो रिपोर्ट आई थी 18वीं रिपोर्ट थी, ये भी याद रखिएगा। कौन सी? वन स्थिति रिपोर्ट, यानी कि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, एसएफआर रिपोर्ट जो है 18th रिपोर्ट है 2023 की। करे यह है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा हर 2 वर्ष में जारी की जाती है। ये सही बात है कि ये हर 2 ईयर में यह इशू की जाती है, तो यानी कि 2 वर्ष में एक बार। अभी जैसे 23 में 2025 की आएगी, जो अभी आई नहीं सर, आने वाली होगी। ठीक है, कर भारत में कोई जो वन आवरण यानी फॉरेस्ट कवर जो है वो कितना है? 21.76% है। और वहीं ट्री कवर जो है वो कितना है? 3.41% है। तो सही बात है, जोड़ देंगे तो करीब 25% के आसपास बनेगा ये टोटल। तो यानी ट्री एंड फॉरेस्ट कवर कितना है? 25% के समथिंग है। और अगर फॉरेस्ट कवर देखें तो 21.7% है और वहीं ट्री कवर जो है वो 3.41% है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये रिपोर्ट जो है वो 1988 से हर वर्ष पब्लिश की जा रही है। और उसी आप जानते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति जो है वो 1988 में आई थी और उसके हमने टारगेट रखा था कि हर जो है वो 33% जो है वो वन कवर होना चाहिए। फॉरेस्ट कवर कितना होना चाहिए? टोटल 33% होना चाहिए, परंतु अभी कितना हमारा 25% के आसपास है। नेक्स्ट देखिए, करें ISFR 2023 के अनुसार निम्न राज्यों को उनके वन आवरण। तो ISFR क्या हमें बताना है कि राज्यों को यानी जो स्टेट मतलब कितना एरिया है तो उसको हमें अरेंज करना है। आपको बताया गया अगर एरिया के मामले में बात की जाए, सबसे ज्यादा जो एरिया है वो किसके पास है? मध्य प्रदेश के पास है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश के पास है और तीसरे नंबर पे आ जाएगा छत्तीसगढ़। तो ये ऑर्डर हो जाएगा हमारा 2 3 1। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा एरिया यानी कि अगर जो बात किया जाए ये टोटल जो फॉरेस्ट कवर एरिया है और सबसे ज्यादा किसके पास है? मध्य प्रदेश के पास कितना है लगभग। और ठीक है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश के पास जो है 77,073 वर्ग किलोमीटर यानी कि 77,073 वर्ग किलोमीटर के आसपास जो एरिया है टॉप नंबर पे है। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, काफी समय से है, 2021 में भी यही था। छत्तीसगढ़ जरूर चेंज हुआ है, पर ये यहाँ मिजोरम था, छत्तीसगढ़ हो गया, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि अगर परसेंटेज की बात की जाएगी तो परसेंटेज में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा परसेंटेज। उसके बाद यानी 91% के आसपास कहाँ पे है? लक्षद्वीप में है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा तो हमारा मिजोरम आ जाएगा, मिजोरम और 85.34% के बाद। और तीसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा अंडमान निकोबार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा किसके पास है? यानी लक्षद्वीप के पास है, दूसरे नंबर पे मिजोरम के पास, तीसरे नंबर से अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, तीसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर भारत में मैंग्रोव जो है उनके संबंध में बात करना है, मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में। तो भारत में कोई मैंग्रोव जो का आवरण जो है वो 4,991 वर्ग किलोमीटर है। तो सही बात है कि 4,991 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर एरिया है फॉरेस्ट कवर का। सभी राज्यों में पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव का आवरण सबसे ज्यादा है, तो ये भी भाई सही बात है कि सबसे मैंग्रोव कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। और 2021 की कंपेरिजन में आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, यानी कि सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट कहाँ हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में हुआ, तो ये भी सही बात है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है आंध्र प्रदेश में, परंतु सबसे ज्यादा है कहाँ पर? तो वेस्ट बंगाल में। और कितना है पूरा फॉरेस्ट कवर? तो वो है 4,991 मैंग्रोव का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि नए जोड़े गए रामसर साइट हैं उनको उनके राज्यों से मैच करना है। जैसे नागी अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर है? बिहार का है, जो जमुई में है। तवा तवा जो है वो मध्य प्रदेश का है। तवा अगर बात की जाए, तवा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का, तवा रिजर्वायर मध्य प्रदेश का। तीसरा है हमारा कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य यानी कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी जो है तमिलनाडु में है। और वहीं अगासनी जो है वो कहाँ है? कर्नाटक में। तो अगासनी कहाँ पर आ जाएगा? कर्नाटक में। वहीं बिहार का गोगा बीच जो है वो भी। और अभी तक के जो रामसर साइट है आप बताइए कि 100 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 100 रामसर साइट्स हो चुके हैं। कमेंट बताइए कि अभी नए रामसर साइट कौन से हो सकेंगे। तो भारत में भी कितने हो चुके हैं? 100 रामसर साइट हो चुके हैं।
नेक्स्ट देखिए कह रहे भारत में रामसर स्थल जो है उनके संबंध में बात करते हैं। चइका झील भारत का पहला रामसर साइट था, एकदम सही बात है कि चइका जो उड़ीसा में है, चइका एक वो भारत का पहला रामसर साइट है। कह रहे सुंदरवन वेटलैंड जो है भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है, ये भी सही बात है। सुंदरवन जो वेटलैंड है जो पश्चिम बंगाल में है वो सबसे बड़ा रामसर साइट है। हरिकेब राज भारत का पहला कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल हरिकेब राज जो है वो आर्टिफिशियल वेटलैंड था, तो ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ठीक है। और सबसे छोटा अगर रामसर साइट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो रेणुका वेटलैंड है, रेणुका रामसर साइट है, वो सबसे छोटी है। तो इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहे बाघ गणना 2022 के अनुसार, जो 2022 में बाघ गणना हुई थी उसके अनुसार कह रहा है कि बाघों की आबादी जो है सबसे ज्यादा कहां पर है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में 785 बाघ है, फिर कर्नाटका में है 563, उसके बाद उत्तराखंड में 560। तो यानी कि सबसे ज्यादा कहां पर है, मध्य प्रदेश, कर्नाटका 3, 2 और 1, इस तरीके से हो जाएगा। परंतु अगर ये बात किया जाए कि सबसे ज्यादा किसी टाइगर रिजर्व की बात किया जाए सबसे ज्यादा बाघ कहां पर है, तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। इसमें अगर पूरा देखा जाए तो सभी टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा कहां पर बाघ हैं, तो वो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 260 हैं। तो सर अगर सिर्फ टाइगर रिजर्व पूछा जाए तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है उत्तराखंड का सबसे ज्यादा वहां पर है। वैसे पूछा जाएगा तो कहां पर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटका, फिर उत्तराखंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहे भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की घनत्व तो सबसे ज्यादा है। तो देखिए अगर बात किया जाए घन डेंसिटी की बात की जाए तो डेंसिटी कहां पर है, सरिस्का टाइगर रिजर्व में, ठीक है। तेंदुओं की बात हो रही है यहाँ पे, ये पढ़ के भाई ऊपर टाइगर की बात कर रहे थे, यहाँ पे बात किया जाए ये तेंदुओं की बात किया जाए, तेंदुओं की सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है, घनत्व तो सबसे ज्यादा कहां पर है, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां पर है, राजस्थान में। परंतु अगर नंबर पूछा जाएगा तेंदुओं की सबसे ज्यादा संख्या कहां पर, आबादी कहां, तो वो है नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। तो सबसे ज्यादा संख्या कहां है, नागार्जुन में। परंतु अगर डेंसिटी की बात की जाए कहां पर है, टाइगर रिजर्व यहीं सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में। कर हिम तेंदुआ जो सर्वेक्षण 2024 में हुआ था, इसके अनुसार बात करना है हिम तेंदुआ यानी कि जो स्नो लेपर्ड होता है। तो भारत में हिम तेंदुआ की आबादी यानी जो स्नो लेपर्ड की नंबर है वो कितना है, 718 है, एकदम सही बात है। 718 नंबर है जो हमारा स्नो लेपर्ड है। ये सबसे लद्दाख में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, चूंकि ठंडे जगह पाए जाएंगे। तो सबसे अधिक संख्या कहां पे, लद्दाख में है, कितना है, 477। यह भारतीय सर्वेक्षण वन्यजीव संस्थान यानी जो WII है, ठीक है, वाइल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और नेशनल कंजर्वेशन फाउंडेशन, इन दोनों के सहयोग से किया गया था। दोनों तीनों स्टेट में सही है, याद रखिएगा, ठीक है। तो तेंदुओं के बारे में सारी बातें सही है। कह रहे भारत में जो टाइगर रिजर्व घोषित किए गए थे, नए टाइगर रिजर्व, उनके संबंध में बताना है कौन सा, ठीक है। तो अब जानते हैं नवीनतम टाइगर रिजर्व जो है वो 58 टाइगर रिजर्व है, जो कहां पर है, तो माधवपुर, जो माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का है, माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का, ये 58वां है। वहीं अगर बात किया जाए 57 तो रातापानी टाइगर रिजर्व, ये भी मध्य प्रदेश में रातापानी। और वहीं 56 जो है वो है गुरु घासीदास तमोर पिंगलिया जो छत्तीसगढ़ में है। तो याद रखिएगा, तो 56 हो जाएगा हमारा गुरु घासीदास, 57 हो जाएगा रातापानी मध्य प्रदेश, और 58 भी मध्य प्रदेश का माधव टाइगर रिजर्व। अभी जानते हैं कि बिहार के कैमूर को भी मंजूरी दे दी गई है, तो कैमूर जो है बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व हो जाएगा। फर्स्ट टाइगर रिजर्व जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो वो है पश्चिमी चंपारण में। कर 2025 में किस टाइगर रिजर्व में 100 वर्ष से अधिक आयु की में एशिया की सबसे उम्रदराज हस्ती जो थी उसका नाम था वत्सया, जिसकी डेथ हो गई थी। यानी ये सबसे ज्यादा एज की, यानी करीब करीब 100 वर्ष से ज्यादा एज की एक हथनी थी, यानी कि कह सकते हैं कि ओल्डेस्ट एलिफेंट थी जिसकी डेथ हुई है, जिसका नाम क्या था, वत्सया था। तो ये था पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में उसकी डेथ हो गई थी। वैसे हाथियों की जो उम्र होती है वो लगभग 60 से 70 ईयर होती है, परंतु ये 100 वर्षों तक जीवित रही, इस वजह से ये सबसे ज्यादा टाइम पीरियड रहा है इसका, याद रखिएगा। तो कौन सा टाइगर रिजर्व हो जाएगा, पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। भारत में हाल के परिस्थिति की खोजों और घटनाओं के संबंध में कुछ दे रखी, कौन सी चीज कहाँ खोज हुई है। जैसे केरला के वायनाडो के वर्षा वन जो है, केरला के वायनाड वर्षा वन जो है, वहां पे डोयेमेडस इंडिकस नामक एक मछली पकड़ने वाली एक मकड़ी की खोज की गई थी। क्या है, एक ऐसी मकड़ी है यानी स्पाइडर है जो क्या करती है, यानी कि फिश को पकड़ती है, यानी नाम क्या है उसका, डोयोमेडस इंडिकस, ठीक है। तो डोयोमेडस इंडिकस, ये रॉन फॉरेस्ट जो है वायनाड केरला के, वहां पे यहाँ पे फिशिंग स्पाइडर की खोज की गई थी। क्या है, एक फिशिंग स्पाइडर है, तो सही है। दूसरा ये है कि जमशेदपुर के टाटा चिड़ियाघर में ये में बैक्टीरियाई संक्रमण हुआ था, वहां पे बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन से क्या हुआ था, जिसका नाम क्या था, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया के कारण 10 जो ब्लैक बक हैं यानी काले हिरण जो है उनकी डेथ हो गई थी। ब्लैक बक की डेथ हुई थी कहां पर, टाटा जू जमशेदपुर में।
असम में हरगया सेना, कुछ औरतों की देखिए वहां सेना बनाई जाती है, विमेंस है जो एक तरीके से हरगया पक्षी है उसको बचाने के काम करती हैं असम में। तो याद रखिएगा हरगया आर्मी कहाँ पर है, असम में है, जो वहां के बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रही है। तो याद रखिएगा एक आर्मी है औरतों की है जो क्या करती हैं, इस पक्षी को बचाने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। यानी यहाँ पे देखो, यहाँ नाम भी क्या नाम है, ग्रेटर एंड्यूटेंट स्टार्क, ये किसका नाम है, हरगया का साइंटिफिक नेम है। कर आधिकारिक तौर पर कार्बन क्रेडिट फाइनेंस योजना, क्या नाम है इसका, कार्बन क्रेडिट फाइनेंस योजना जो है, यानी कि अगर आप कार्बन क्रेडिट यानी कार्बन कम उत्सर्जन करते हैं जितना आपके पास क्रेडिट है, तो उस क्रेडिट को आप मार्केट में बेच सकते हैं दूसरी कंपनियों की। ऐसी योजना जो शुरू की है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है, यूपी गवर्नमेंट ने। क्या नाम है इसका, कार्बन क्रेडिट फाइनेंस योजना जो है वो फर्स्ट स्टेट बन चुका है, कौन, यूपी, याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है उसके आईबीसीए के बारे में बात करना है। तो आप जानते हैं कि आईबीसीए के बारे में बात करते हैं, इसकी फर्स्ट जो महासभा है 16 जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। एकदम सही बात है कि इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो दिल्ली में, न्यू दिल्ली में कब हुई थी, 16 जून 2025 को। इसका उद्देश्य जो है वो 7 बड़ी जो बिग कैट है, 7 बिग कैट कौन कौन से हैं, टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, प्यूमा है, जैगवार है और चीता है। तो इसमें से 2 को छोड़ दिया जाए, जैसे अगर प्यूमा और जैगवार को, तो बाकी जो 5 जो है वो भारत में पाए जाते हैं। इसे प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ जो है तब इसको इशू किया गया था। आप जानते हैं 1973 में हमने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था, तो 2023 में इसी 50वीं वर्षगांठ में क्या किया था, ये भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट जो है उनको बचाने, उनके संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। तो ये तीनों स्टेट में सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से किस क्षेत्रीय मॉडल को हाल ही में एक्वा कल्चर यानी कि ये FAO यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन अवार्ड दिया गया है। तो यानी कि भारत का कौन सा एक्वा कल्चर वो है जिसको ये कौन सा अवार्ड दिया गया, तो FAO के द्वारा यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा अवार्ड दिया गया है, मान्यता दी गई है। तो यानी कि उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, सॉरी अवार्ड मतलब नहीं, इसको क्या किया गया, मान्यता दी गई, रिकॉग्नाइज। तो इसका नाम है सेम मॉडल, क्या नाम है, सेम। सुंदरबन जो है वहां पर इसको यूज किया गया था। इसका नाम है सस्टेनेबिलिटी एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। क्या नाम, सेम का पूरा नाम क्या है, सस्टेनेबिलिटी एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम, यानी मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में सतत कृषि। इसको ये एक क्या किया है, FAO के द्वारा क्या किया गया है, इसको सतत कृषि मॉडल को मान्यता दी गई है, इंपॉर्टेंट है। तो सेम। ऊर्जा क्षेत्र के टारगेट के संबंध में निम्न कथन विचार कीजिए। भारत ने 2030 तक की समय सीमा से पहले ही 50% गैर जीवाश्म ईंधन को जो टारगेट है वो पूरा अचीव किया है। तो याद रखिए भारत ने टारगेट रखा था कि हमारी जो नॉन फॉसिल फ्यूल जो है उससे हम क्या करेंगे, 50% एनर्जी को क्या करना है, जनरेट करना है, जो भारत का टारगेट पूरा हो चुका है। इसमें जो पूरी क्षमता थी हमारी जो मेगावाट है, कितने, 484 मेगावाट, गीगावाट, 484 गीगावाट जो है, यानी कि हमारी जो क्षमता है टोटल कैपेसिटी है उसमें से 242 जो है वो कैसे है, नॉन फॉसिल फ्यूल यानी कि गैर जीवाश्म में। तो आधा हो गया, देखो 50% के आसपास हो गया। यानी भारत का जो टारगेट 2030 तक था, हम 2025 में ही इसको अचीव किया है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो है ऐतिहासिक रूप से बढ़ के कितना हो चुका है, 220 गीगावाट। यानी कि हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी वो कितनी है, 220.10 गीगावाट हो चुका है 2024-25 के, याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट है, ये तीनों स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हमारी कितनी हुई, 220 हो चुकी है, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में कौन से देश अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संघ जो IUCN में इसके नवीनतम सदस्य 90th मेंबर के रूप में शामिल हुआ है। तो देखिए इसमें से नवीनतम सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं, एक तो है त्वायु और एक है अर्मेनिया। तो अर्मेनिया और त्वायु जो है अक्टूबर 2025 में ये IUCN के नए मेंबर के रूप में ऐड हुए हैं। तो IUCN के नए मेंबर कौन बन चुके हैं, अर्मेनिया और त्वायु। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लद्दाख का पहला वनस्पतिक बायो जो बोटैनिकल गार्डन है वो कहां पर बनाया जा रहा है, तो वेयर द लद्दाख फर्स्ट बोटैनिकल गार्डन वाज सेटअप। तो ये हो रहा है स्योक जो घाटी है, स्योक गांव जो है गलवान घाटी का उसी रास्ते में पड़ता है, क्या नाम है इसका, स्योक गांव, ठीक है। तो ये ऊंचाई पे वायु वनस्पतियां जो है वहां पर क्या किया जाएगा, उनको संरक्षित किया जाएगा। तो क्या है ये, स्योक गांव, ठीक है। हाल ही में पारिस्थितिकी संरक्षण प्रयासों के बारे में निम्न कथनों विचार करना है, यानी कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत नदी डॉल्फिन का दूसरा व्यापक सर्वेक्षण जो है यूपी से शुरू किया गया, कहां से, बिजनौर से। तो जो सेकंड कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ रिवर डॉल्फिन जो है प्रोजेक्ट जो गंगा नदी पे पाई जाती है उसको कहां शुरू किया गया, तो बिजनौर यूपी से शुरू किया गया। राजस्थान के कुंभलगढ़ में वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास 1 किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, किसको, यानी 1 किलोमीटर एरिया का जो है उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, किसके, कुंभलगढ़ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजस्थान की उसको।
और गंडक नदी को घड़ियाली के ये दुनिया के शीर्ष 6 आवासों में मान्यता दी गई। तो यानी कि घड़ियाली जो है वो गंडक नदी में पाए जा रहे हैं और ये दुनिया के जो 6 इनके हैबिटाट है उसमें इसको नंबरिंग दी गई। तो ये याद रखिएगा 6वें नंबर पे ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। किस राज्य में शोधकर्ताओं ने समुदाय द्वारा संरक्षित ऊंचाई वाले जो होया नागेंसिस नाम की एक नई पादप प्रजाति खोज की है। तो क्या नाम है इसका? होया नागेंसिस। ये कहाँ पे? नागालैंड नागालैंड से संबंधित है। तो ये क्या है? एक पादप प्रजाति यानी एक तरीके से ये प्लांट की नई स्पीसीज है और कहाँ पर? तो नागालैंड में। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा नागालैंड की जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने ही यहाँ पे जो क्या है होया नागेंसिस की खोज की है, याद रखिएगा। और यह कहाँ पर? तो जो उष्णकटिबंधीय चढ़ाई वाले वन होते हैं, ऊंचाई वाले वन होते हैं, वहां पे पाया जाता है। ठीक है, तो यानी कि ट्रॉपिकल क्लाइंबिंग प्लांट्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, करें कि किस संगठन ने किसानों को जलवायु जोखिम से बचाने के लिए भारत का पहला पैरामीट्रिक मौसम बीमा विकसित करने के लिए भारत यानी कि जो IMD के साथ साझेदारी की। तो क्या करना है कि जो यानी कि IMD के साथ किसने MOU किया है, यानी कि फर्स्ट पैरामीट्रिक वेदर इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम द क्लाइमेट रिस्क। तो ये है एनसीडेक्स ने क्या किया है? IMD के साथ समझौता किया है ताकि किसानों को बचाया जा सके, एक बीमा किया जा सके, ताकि वेदर जो है यानी कि जो मौसम से संबंधित जो बीमा होते हैं उसको। ठीक है, तो इसमें मौसम पूर्व जो होंगे, जो नुकसान होगा उसको ट्रिगर किया जाएगा, बारिश की कमी आदि सबसे जो बीमा किया जाएगा उनसे किसानों को बचाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार चारागाह पक्षी सर्वेक्षण के बारे में। तो आप देखिए फर्स्ट टाइम जो सर्वे किया गया था, ग्रास लैंड बर्ड जो सर्वे किया गया था वो कहां पर किया गया था? तो ये किया गया था काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है कि कहां पर हुआ था। इसमें टोटल 43 घास के पक्षी जो है, मैदानी जो प्रजातियां पाई गई हैं, ये टोटल 43 जो है स्पीसीज जो है बर्ड स्पीसीज जो ग्रास लैंड में घास के मैदान रहते हैं वो पाई गई हैं। इस सूची में IUCN रेड लिस्ट के अनुसार गंभीर रूप से जो विलुप्त प्राय है उनकी संख्या कितनी है? 1 है जो क्रिटिकल एंडेंजर है, वहीं 2 जो है वो एंडेंजर्ड है और 6 जो है वो क्या है? वल्नरेबल है। तो इस तरीके से भी दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा काजीरंगा जब याद रखिएगा। नेक्स्ट ठीक है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो MNRE है द्वारा 3 प्रमुख भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी गई है। तो इससे संबंधित कुछ योजना है, यानी जो 3 हरित हाइड्रोजन जो मतलब बंदरगाह हैं उनको ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी गई है। और इसमें क्या किया जाएगा? जो पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी और ISC ने समझौता किया है ताकि धान की जो पराली है उससे हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया ताकि उससे ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जा सके। ठीक है, याद रखिएगा। करें भारत में एशियाई शेरों की आबादी के संबंध में क्या महत्वपूर्ण बात है? विकास हुआ है। जैसे 5 वर्षों में जनसंख्या 32% से बढ़कर के 891 हो गई है। तो सही बात है, 32% इंक्रीमेंट हुआ है और भारत में जो टाइगर है वो कितना हो चुके हैं? 891 हो चुके हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो इंपॉर्टेंट है, यदि का ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, जोएच सर्वे ऑफ इंडिया 2024 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में नई वनस्पतियों और जीवों की सबसे अधिक खोज हुई है? यानी 101 जो डिस्कवरी हुई है, ठीक है, डिस्कवर किए गए हैं न्यू प्लांट और यानी फ्लोरा फौना जो है। तो ये है सबसे ज्यादा जो खोजा है वो कहाँ पे? केरला के वेस्टर्न घाट में। देखिएगा केरला के पश्चिमी घाट में ये सबसे ज्यादा खोजें हुई है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से, अच्छा ये वापस रिपीट हो रहा है, 1 मिनट। नेक्स्ट देखिए, करें मार्च 2026 में लंदन स्थित UK हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार जो है वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से किसे सम्मान किया गया है? तो याद रखिएगा कि वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से UK हाउस में किसे सम्मान किया गया 2026 में? तो ये है ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। क्या नाम है इनका? ऋतुपर्णा सेनगुप्ता जी को इससे सम्मान किया गया। कहाँ पे? UK हाउस ऑफ कॉमन्स में ये अवार्ड दिए गए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, करें स्काई ट्रैक्स विश्व एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में किस हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? यानी कि विच एयरपोर्ट वाज, ठीक है, एडजुकेट द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट इन द स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026। तो ये जो है ये है सिंगापुर का जो चांगी हवाई अड्डा है, इसको दुनिया का सबसे मतलब वर्ल्ड का सबसे बेस्ट जो अवार्ड है वो दिया गया है। तो कौन सा हो जाएगा? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, दुबई में
ग्लोबल शिक्षक पुरस्कार 2026 में किस भारतीय शिक्षिका को सम्मानित किया गया था? तो आप जानते हैं कि दुबई में एक शिक्षिका है जिनका नाम है रूबी नागी, इनको वहां पे सम्मानित किया गया था। तो रूबी नागी को ग्लोबल शिक्षक जो टीचर अवार्ड होता है, ग्लोबल टीचर अवार्ड में इनको अवार्ड में दिया गया था। कहां पर? तो दुबई में। इंपॉर्टेंट है। और क्या नाम है इनका? रूबी नागी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सी डॉट द्वारा विकसित उस स्वदेशी सही ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन का क्या नाम है जिसने स्कॉच अवार्ड 2025 जीता है? तो व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजिनस सही ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन डेवलप्ड बाय द सी डॉट विच ऑन द स्कॉच अवार्ड 2025? तो इसका नाम है इंडिजिनस सही ब्रॉडकास्ट। क्या नाम है? इंडिजिनस सही ब्रॉडकास्ट। और इसको क्या दिया गया है? तो स्कॉच अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया है। और इसको बनाया किसने है, डेवलप किसने किया है? तो वो है सी डॉट ने, इंडिजिनस रूप से। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहे शिकागो विश्वविद्यालय से प्रेरित एल्यूमिनाई अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन बन चुके हैं? तो हु वाज द फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट टू विन द प्रेस्टिजियस एल्यूमिनाई अवार्ड फॉर द प्रोफेशनल अचीवमेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो? तो ये है कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम। क्या नाम है उनका? कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और ये जो थे वो पूर्व इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं भारत में, यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं फॉर्मर। ठीक है, और याद रखिएगा शिकागो यूनिवर्सिटी जो है अभी वहां पर अर्थशास्त्र में अनुसंधान का एक वैश्विक केंद्र है, वहीं पर ये वो कर रहे थे। अब उनको ये अवार्ड दिया गया है। क्या? ठीक है, तो एल्यूमिनाई अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट। ठीक है, तो कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम। किस केंद्र शासित प्रदेश ने शारीरिक अंगदान करने वालों को राजकीय सम्मान देने की घोषणा की है? तो यानी कि विच इंडियन यूटी और स्टेट गेव द स्टेट ऑनर टू दोज हु डोनेट्स देयर ऑर्गन्स? तो ये पुदुचेरी ने कहा है कि भाई अगर जो भी अपने अंगदान करते हैं उनको क्या किया जाएगा? उनको एक तरीके से राजकीय सम्मान दिया जाएगा, यानी स्टेट ऑनर दिया जाएगा। तो एक अच्छी बात है, ताकि इससे लोग और प्रेरित होंगे। ठीक है, प्रतिष्ठित किस KISS जो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किस सम्मान किया गया है? तो हु वाज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025? तो ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है इस अवार्ड का नाम है कयंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। क्या नाम है? कयंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जो अवार्ड है, ये आदिवासी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित होता है। और ये जो अवार्ड है वो नीता अंबानी जी को दिया गया है। किसको दिया गया है? नीता अंबानी जी को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए मार्च 2026 में मानद नाइटहुड से किसे सम्मानित किया? देखिए, नाइटहुड से किसे सम्मानित किया गया है? नाइटहुड की एक तरीके से ऑनर दिया गया है। तो ये दिया गया है एन चंद्रशेखरन, जो टाटा सन्स के चेयरमैन है। तो एन चंद्रशेखरन को क्या दिया गया है? या देखिएगा, ये दिया गया है नाइटहुड की मानद जो है ऑनर दिया गया है एन चंद्रशेखरन, याद रखिएगा। ठीक है, और ये ब्रिटिश और भारत के बीच में संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया जाता है। असाधारण बहादुरी के लिए जनवरी 2026 में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद देखिए, अशोक चक्र से शुभांशु शुक्ला जो है, यानी कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। याद देखिएगा। और ये अब जानते हैं कि कहाँ पे गए थे? अंतरिक्ष स्टेशन पे जाने वाले भारतीय थे, पहले भारतीय थे। ठीक है, तो इनको इससे सम्मानित किया गया है, अशोक चक्र से। नेक्स्ट देखिए, बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जो बैंकर एक संस्था है जो बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में किस भारतीय बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंक अवार्ड दिया गया है? तो विच बैंक रिसीव द बेस्ट बैंक अवार्ड इन द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025? तो ये है हमारा बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा को क्या किया गया है? सबसे बेस्ट बैंक अवार्ड दिया गया है, बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है द बैंकर के द्वारा। याद रखिएगा। ठीक है, सॉरी। गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया? तो यानी कि विच मिनिस्टर्स, ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री, सॉरी, विच मिनिस्ट्रीज टेब्यू जो है वो एडजुकेटेड द बेस्ट इन द रिपब्लिक डे 2026 परेड? तो ये था संस्कृति मंत्रालय जो झांकी थी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसको वंदे मातरम की जो झांकी थी उसको दिया गया था। आप जानते हैं वंदे मातरम के 150 वर्ष के रूप में इस बार मनाया गया था थीम पर। और इसमें वंदे मातरम की झांकी थी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, उसको सबसे बेस्ट जो है अवार्ड दिया गया था। 2025 में पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? विच कैंडिडेट ऑन द पैट्रियट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025? ये दिया गया किसको? मेलानिया ट्रंप को। किसको दिया गया है? मेलानिया ट्रंप। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का 13वां अध्यक्ष किस चुना गया है? तो आप जानते हैं आरजेडी के फिर से अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं श्री लालू प्रसाद यादव जी। ठीक, तो सॉरी बी ऑप्शन हो जाएगा। लालू प्रसाद यादव जी को तो पुनः इनको क्या किया गया है, इसका 13वें बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है इसका आरजेडी का। ठीक है, ये 1990 के दशक से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर पॉयस मार ग्रेगोरियस अवार्ड 2025 से किसको प्राप्त यानी किसे चुना गया है? हु वाज चोजन एज एन रिसिपेंट ऑफ द डॉक्टर पॉयस, ठीक है, पॉयस जो है मार ग्रेगोरियस अवार्ड 2025, तो ये चुना गया है टेसी थॉमस को। किसको? टेसी थॉमस। टेसी थॉमस याद रखिए कि भारत की मिसाइल वुमन कहा जाता है इनको, मिसाइल वुमन किसको कहा जाता है? टेसी थॉमस को, क्योंकि जो अग्नि 4 मिसाइल थी उसके ये इनको इन्होंने डायरेक्ट किया था। किसको? अग्नि 4 मिसाइल के लिए इनको डायरेक्शन करने का मौका मिला था। तो टेसी थॉमस जी याद रखिएगा। किस फिल्म में स्मारक को यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार 2025 सम्मान किया है? विच फिल्म रिसीव द यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन अवार्ड 2025? याद रखिएगा, इसका नाम है अवर लेडी ऑफ द ग्रेस कैथेड्रल पाईघर। क्या नाम है? अवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल पाईघर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और ये यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल, ठीक है, हेरिटेज अवार्ड से, कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मान किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल बिग कैट एजेंसी का मुख्य फोकस 7 बड़ी ये तो हो चुका है हमारा। 16th फाइनेंस कमीशन के हेड कौन है? तो आप जानते हैं अरविंद पनगड़िया बनाए गए हैं। स्वयं वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन है? अरविंद पनगड़िया जी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, 87th सीआरपीएफ दिवस समारोह में वर्ष 2025 के ये किस बटालियन को बेस्ट ऑफ ट्रॉफी से सम्मान किया गया है? तो ये है हमारा कोबरा बटालियन को। कोबरा बटालियन क्या किया गया है? बेस्ट ऑफ ट्रॉफी सम्मान किया गया है। 87 सीआरपीएफ सम्मान जो है मतलब अवार्ड समारोह जो हुआ था, सेलिब्रेशन हुआ था उसमें। नेक्स्ट देखिए, तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई सक्षम जो एआई संचालित कौशल जनगणना है का उद्देश्य क्या है? तो क्या नाम है? समर्थ होना चाहिए यहाँ पे, हिंदी में सक्षम नहीं, समर्थ एआई ड्राइव इन स्किल सेंसस लॉन्च्ड बाय द तमिलनाडु। तो क्या है? समर्थ एआई। तो इसका मुख्य कार्य है कि जो योग भी असेसिंग द स्किल गैप इन द वर्कफोर्स, तो वर्कफोर्स में जो स्किल गैप है यानी कार्यबल में जो कौशल अंतर है उसको पाटना है समर्थ एआई। तो तमिलनाडु सरकार का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में सीएसआर में उत्कृष्टता के लिए किस संगठन को गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया? तो जो सीएसआर में अच्छा काम करने ये एजुकेशन, हेल्थ और एनवायरनमेंट में, तो इसको कौन सा अवार्ड है? तो जो सीआई कोई इंडिया लिमिटेड जो है इसको ये अवार्ड दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई इंडिया लिमिटेड। ठीक है, याद रखिएगा। तो सीएसआर आप जानते हैं कि किसी भी कंपनी के नेट टर्नओवर के बाद उसको 2% अपने टोटल प्रॉफिट का क्या करना होता है? किसी भी सेक्टर में खर्च करना होता है। जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इससे। तो ये तो हो चुका है इंटरनेशनल बिग कैट, ये तो बता चुका हूं मैं। और इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा कहां पर है? फ्रांस में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर अभी कहीं नहीं है, उसे भारत में ही बनाया जाएगा ये, तो याद रखिएगा। तो ये फ्रांस में नहीं है। फिट इंडिया आइकन का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो फिट इंडिया आइकन का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे? आयुष्मान खुराना को। तो फिट इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना। किस राज्य सरकार ने सीवर सफाई कर्मियों की नमस्ते योजना शुरू की? तो नमस्ते योजना उत्तर प्रदेश की है। जो सीवर की सफाई करते हैं उनके ये नमस्ते योजना है, तो याद रखिएगा। ठीक है, वैसे नमस्ते योजना केंद्र सरकार की भी है, तो याद रखिएगा। ठीक है, 1973 में शुरू किया गया प्रोजेक्ट टाइगर का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? जो भी लुप्त प्राय यानी कि कंजर्वेटेड इंडेंजर्ड स्पीसीज टाइगर की उसको शुरू किया गया 1973 में, ये टाइम याद रखिए बस। ठीक है, और कौन सा भारतीय शहर नमो भारत RRTS परियोजना के लिए जाना जाता है? तो ये RRT परियोजना जो है वो दिल्ली मेरठ कॉरिडोर जो है यहाँ पे शुरू किया गया है, याद रखिएगा पहली बार इसको यहाँ पे, ताकि ये भीड़ भाड़ जो है इसमें बहुत हाई स्पीड ट्रेन चलती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये हो गया हमारे 200 क्वेश्चंस। बाकी एक वीडियो और आएगा अभी, इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें बाकी जो क्वेश्चन है वो डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, नहीं ठीक है। भारत का पहला सरकारी अस्पताल जिसमें एआई आधारित क्लिनिक स्थापित की गई है, तो एआई आधारित जो क्लिनिक बनाई गई है ये पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया गया है जहां पे एआई बेस्ड क्लिनिक
लोकेटेड है कहाँ पर, तो ये ग्रेटर नोएडा में। या देखिए ग्रेटर नोएडा स्थित गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, क्या नाम है, जीआईएम जिम्स जो है, भारत की पहली एआई संचालित क्लिनिक की स्थापित हो चुकी है यहाँ पे गवर्नमेंट, क्या नाम है इसका, गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये है ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, तो यहाँ पे कर हाई कई रिकॉर्ड के संबंध में निम्नलिखित में क्या किए, करे कि नेट साइबर ब्रंट WPI में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बन चुकी हैं, विमेंस बन चुकी हैं। ठीक है, तो क्या नाम है इनका, नेट साइबर ब्रंट इज द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी इन WPI विमेंस प्रीमियर लीग में। राशिद खान T20 क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन चुके हैं। तो ये भी सही है कि राशिद खान बिकम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 700 विकेट इन T20 क्रिकेट। तो याद रखिएगा हिस्ट्री में, तो ऐसा दोनों सही बात है। ठीक है, तो महिला प्रीमियर लीग जो होता है, विमेंस प्रीमियर लीग जो होता है, उसमें पहला शतक किसने मारा है, तो उसका नाम है नेट साइबर ब्रंट। जबकि अफगानिस्तान के जो राशिद खान है, उन्हें T20 में 700 विकेट लेने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो याद रखिएगा फर्स्ट व्यक्ति बन चुके हैं। ठीक है, और ठीक है, करेक्ट 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध किसने लगाया था, ये तो बहुत क्वेश्चन कर चुके थे हम, ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया है, याद रखिएगा। और भारत में अगर बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश ने 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये किया है। जो आगामी कुछ सम्मेलन है, यानी कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस है, उनको मैच करना है, कहाँ पर होगा। जैसे अगर बात किया जाए कि 21वां G20, तो 21st G20 जो होगा वो अमेरिका में होगा, कहाँ में होगा, USA में होगा 2026 का। वहीं अगर COP31 की बात की जाए तो COP31 का जो है वो टर्की में या तुर्की में होगा। तो COP31 टर्की यहाँ पे देखिए। ठीक है, वहीं 26th SCO 2026, ठीक है, तो 26th SCO की जो मीटिंग होगी वो कहाँ पर होगी, तो ये होगी किर्गिस्तान में, कहाँ पर, किर्गिस्तान में। और वहीं 52 जो G7 2025 में होगा, G7 की मीटिंग होगी वो फ्रांस में होगी, कहाँ पे, फ्रांस में। तो इस तरीके से मैच कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा ये सारी बातें। G20 जो याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें तो 20वां G20 था वो कहाँ पे होता है, दक्षिण अफ्रीका में। और SCO जो 25 में बैठी हुई थी वो कहाँ पे, चीन में हुई थी, तो 25 में। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, साहित्य पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित बता किए। डेविड जो ये नहीं है दोस्तों, ये सिजये है, ठीक है, एस जो है ये, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, डेविड सिजये जो है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑन द बुकर प्राइज 2025, देखिए 2 प्राइज होते हैं, मैच में गड़बड़ हो सकता है, एक होता है बुकर प्राइज, एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो जो बुकर प्राइज जीता है 2025 का, वो किसने किया है, फेस नाम का एक उपन्यास है जो किसका, डेविड सिजये का है, इनको दिया गया है। वहीं बानू मुश्ताक जो है, इनके अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज में जीता गया था 2025 में। इनकी जो बुक थी, क्या नाम था उसका, तो ये देखिए डेविड सिजये जो है ये हंगरी के हैं, हंगरी ब्रिटिश लेखक हैं। इनको फेस जो बुक है इनकी, उसको ये बुकर प्राइज दिया गया है। वहीं बानू मुश्ताक जो है वो इंडिया के हैं, इनकी बुक थी हार्ट लैम्प, जिसका दीपा बस्ती ने, ये कन्नड़ लैंग्वेज जो है वहां पर थी, जिसका अंग्रेजी में किसने, दीपा बस्ती ने क्या किया था, ट्रांसलेट किया था, और ये पुरस्कार जीता है। ये दूसरी है भारतीय कृति, इससे पहले भी आप जानते हैं टॉम्ब ऑफ सैंड जो है थी गीतांजलि श्री की, उसने अवार्ड जीता था। फिर दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन बना रहा है, तो आप जानते हैं ये, इसका नाम होगा हेवन। तो हेवन जो है दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन बना रहा है, और कौन बना रहा है इसको, तो वाट्स जो कंपनी है, वाट्स स्पेस, उसके द्वारा बनाया। तो वाट्स स्पेस जो कंपनी है वो बना रही है दुनिया का पहला क्या, प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1। ठीक, पद्म विभूषण 2026 के संबंध में बात करना है। जैसे कि इसमें बात किया गया, धर्मेंद्र जो है ये आर्ट के सेक्टर में, इनको महाराष्ट्र से दिया गया है। धर्मेंद्र देव जो है, इनको आर्ट के सेक्टर में कहाँ से, ये हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र से। वहीं अगर बात किया जाए केटी थॉमस जी जो है, इनको सार्वजनिक यानी कि जो पब्लिक अफेयर जो है उस मैटर में दिया जाएगा, इनको केटी थॉमस जी को पब्लिक अफेयर मैटर में दिया जाएगा। और वहीं बात किया जाए श्री पी नारायण जो है, जो है इनको लिटरेचर और एजुकेशन के सेक्टर में दिया जाएगा, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। सुश्री एन राजम जो है इनको आर्ट के सेक्टर में यूपी से दिया जाएगा। तो एन राजम यूपी से आर्ट के सेक्टर में, धर्मेंद्र जो है ये भी आर्ट है महाराष्ट्र से, और केटी थॉमस जो है इनका जो संबंध है वो सार्वजनिक मामले से हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें 2026 में टोटल 131 अवार्ड दिए गए हैं, पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। इसमें से जो है 5 जो है वो पद्म विभूषण है, यानी कि, और वहीं 13 जो है पद्म भूषण है, और 113 क्या है, पद्मश्री। तो ये भी पूछ सकता है, याद रखिएगा 5, 13 और 113।
करे कुछ फिल्में हैं उनके पुरस्कार, जैसे 83rd जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में हेमनेट ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है। क्या नाम है? हेमनेट ने कौन सा अवार्ड जीता है? तो 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड। वहीं अगर बात करें 98th जो ऑस्कर अवार्ड है वो वन बैटल आफ्टर अनदर जो है उसने जीता है। तो क्या नाम है? वन बैटल आफ्टर अनदर, इसने 98th ऑस्कर जीता है, जबकि गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो जीता है वो हेमनेट ने। तो दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहीं जो 98th अवार्ड ऑस्कर अवार्ड का पुरस्कार जो है, ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो डायरेक्टर को किसको दिया गया है? तो डायरेक्टर को ये दिया है पॉल थॉमस को, पॉल थॉमस एंडरसन को अगर देखा जाए सबसे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह भारत का 95th रामसर साइट किसे बनाया गया? तो कोपरा जो है, कोपरा यहाँ से जो है ये कोपरा रिजर्वायर जो है ये छत्तीसगढ़ का है, इसको बनाया गया है 95th। अभी कितने हो चुके हैं? 100 हो चुके हैं, याद रखिएगा। और ये रामसर जो है 1971 में ईरान का जो शहर है रामसर, वहां पर एक ट्रीटी हुई थी, उसी के तहत इसको घोषित किया जाता है। बताइए कमेंट में बिहार में कितने रामसर साइट हो चुके हैं? योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। तो योग नीति किसने अडॉप्ट किया है? योगा नीति जो है उसको अडॉप्ट किया है किसने? उत्तराखंड ने। तो उत्तराखंड वाज द फर्स्ट स्टेट हु अडॉप्टेड या इम्प्लीमेंटेड योगा नीति या योगा पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहे हिंदी साहित्यकारों को उनके संबंधित पुरस्कार से मैच करना है। अगर बात की जाए ममता कालिया जो है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया था। ममता कालिया जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025, तो ममता कालिया साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 हो जाएगा। वहीं अगर बात की जाए सूर्यबाया जो है, इनको व्यास सम्मान दिया गया था 2024 का, तो 2024 का व्यास सम्मान सूर्यबाया जो हो जाएगा। वहीं बात करेगा पुष्पा भारती, पुष्पा भारती जो है इनको व्यास सम्मान 2023 दिया गया था, जो पुराना हो चुका है। बस इसमें आर वैरामुथु जो है ये याद रखना है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 दिया गया है। तो आर वैरामुथु जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 दिया गया है। जो आर वैरामुथु है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार बने हुए तमिलनाडु के यानी ये गया, तो पहले तमिल ये गया जिनको ये दिया गया, तो याद रखिए क्या नाम है? आर वैरामुथु, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 दिया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन बन चुका है? तो आप जानते हैं रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन चुका है हमारा भारत का, इंडिया का इंडिया यूपीआई। तो जो इंडिया यूपीआई है ये दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट इंटरफेस बन चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कर सौंदर्य प्रतियोगिता जो हुई थी उसके संबंध में बात करते हैं। अगर बात करते हैं तो ब्यूटी कंपटीशन जो है, इसमें अगर बात करें तो ओपय सुचाता च्वांगश्री ये जो थाईलैंड की हैं, इनको 73rd मिस वर्ल्ड का रिकॉर्ड दिया गया 2025 में, पाया। ठीक है, सुचाता च्वांगश्री थाईलैंड की है। वहीं फातिमा बास जो है 74th मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था, मैक्सिको के हैं फातिमा बास। कहाँ पे? बासा जो है वो कहाँ के हैं? मैक्सिको की, और इनको मिस यूनिवर्स का अवार्ड दिया गया 2025 में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछा सकते हैं। भारत में पारिस्थितिकी प्रथम के संबंध में निम्नलिखित मत कीजिए, यानी कि इकोलॉजिकल फर्स्ट के बारे में बात करना है। भारत का पहला तितली जो अभ्यारण्य यानी कि बटरफ्लाई सेंचुरी कहाँ बनाया जा रहा है? तो केरल का जो अरयम वन्यजीव अभ्यारण्य है, अरयम वाइल्ड सेंचुरी, वहां बनाया जा रहा है। भारत की पहली चीता सफारी जो है वो कूनो राष्ट्रीय उद्यान बन रही है। तो इंडिया फर्स्ट चीता सफारी कहाँ स्टार्ट हो रही है? कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। दोनों स्टेट में सही है, याद रखिएगा। ठीक है, कूनो में ही आप जानते हैं नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से आई हुई चीतों को यहाँ पे बसाया गया था, तो ये भी याद रखें। कह रहे कि महिला T20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन चुकी हैं? तो ये बन चुकी हैं दीप्ति शर्मा। तो दीप्ति शर्मा बन चुके हैं T20 में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन चुके हैं। ठीक है, तो हु हैज बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द वर्ल्ड विमेंस T20 इंटरनेशनल? तो ये है दीप्ति शर्मा, याद रखिएगा। करेक्ट, किस राज्य में पूरी तरह से पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बन चुकी है? तो यानी कि पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये है केरला में। ठीक है, तो केरला का जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है वहां कईपेट्टा जो डिस्ट्रिक्ट की जो कोर्ट है वो क्या हो चुकी है? पूरी तरीके से पेपरलेस हो चुकी है। कर वर्ष 2025 में कोई कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड सम्मान किया गया था? तो 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया 2025 में, याद रखिएगा। तो 32 पुरस्कारों को, और अर्जुन अवार्ड में 15 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है और एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है। ठीक है, यानी कि ब्रॉन्ज की एक बनी हुई स्टैचू दी जाती है, याद रखिएगा, और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। क्या संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन समय जो COP30 है वो कहाँ हुआ था? इसका बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो जो COP30 की मीटिंग हुई थी 2025 में बेलजियम ब्राजील में हुई थी, एकदम सही बात है। COP30 की मीटिंग कहाँ पर? बेलजियम ब्राजील में। और इसका जो थीम था वो सतत विकास जलवायु वित्त, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट फाइनेंस। तो याद रखिएगा, दोनों सही है। तो COP30 करें। 2004 अवार्ड 2024 पुराना है थोड़ा सा, याद रखिएगा। लाइफ टाइम श्रेणी में किसे दिया गया था? तो श्री एस मुरलीधरन जो है ये बैडमिंटन संबंधित कभी पूछ सकता है। और वहीं श्री अरमांडो एग्रोयो
जो है वो कोई आपको ये जो है ये फुटबॉल से संबंधित, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहे बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2025, जो बीसीसीआई जो नमन पुरस्कार है इसके बारे में बात करना है 2026 का। शुभमन गिल जो है ने सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर जीता है, यानी कि शुभमन गिल वोन द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर जो है। वहीं राहुल द्रविड़, रोजर बिन्नी और मिताली राज को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। तो क्या दिया गया है, राहुल द्रविड़, रोजर बिन्नी और मिताली राज को क्या दिया गया, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और वहीं शुभमन गिल को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया। कह रहे निम्न में से किसे मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड नहीं दिया गया 2024 में, तो ये इसमें नीरज चोपड़ा को नहीं दिया गया था, बाकी डी गुकेश, मनु भाकर और हरमनप्रीत सिंह जी को दिया गया था, जबकि इसमें नीरज चोपड़ा जी को नहीं दिया गया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो क्या था, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। आगामी सम्मेलन जो है इनको मैच करना है, जैसे 36 नाटो जो है, नाटो कहाँ होगा, टर्की में होगा। नाटो का जो 36वां मीटिंग 2026 में कहाँ पे होगी, टर्की में होगी। वहीं 28th चौगम जो वो है, चौगम ये हो जाएगा बारबा एंटीगुआ और बारबाबुडा, ठीक है, बारबुडा में जो होगा चौगम। वहीं 14th WTA जो मिनिस्ट्री बैठक होती है ये होगी हमारी कहाँ पे, कैमरून में, तो कैमरून हो जाएगा। वहीं अगर बात किया जाए 20वां नैम जो होगा, 20th नैम कहाँ होगा, उज्बेकिस्तान में 2027 में। तो याद रखिएगा, सारे मैच करते। और नैम की स्थापना कब हुई थी, 1961 में, याद रखिएगा। और वर्तमान में इसमें कितने मेंबर है, तो 120, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए कुछ और मीटिंग है, जैसे कि अर्थ शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, तो ये होगा हमारा अर्थ जो मीटिंग है वो होगी गांधीनगर गुजरात में। तो अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ हुआ था, गांधीनगर गुजरात में। दूसरा है सुजयाम भारत शिखर सम्मेलन जो है ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था दिल्ली में, ठीक है। तो कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। वहीं 18वां प्रवासी भारतीय दिवस ये बनाया गया था भुवनेश्वर में। और तमिल काशी संगम जो है वो तमिलनाडु में, सॉरी वाराणसी में। तो इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों, ये हमारा देखिए यहाँ दिया है, जैसे कि कुछ अवार्ड दिए गए, जैसे कि कार्तिक आर्यन को दिया गया था। तो ये कार्तिक आर्यन दिया गया था आईफा सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता का अवार्ड दिए थे कार्तिक आर्यन, भूल भैया ये तो 3 है उसको, ये ठीक है, कार्तिक आर्यन को दिया गया था आईफा 2025 में बेस्ट अभिनेता का। वहीं शाहरुख खान और विक्रांत मैसी दोनों को दिया गया था। तो इसमें दिया गया था 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दोनों दिया गया था। 71st नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था बेस्ट एक्टर किसको, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को। ये भी एरियो में पूछा गया था। पॉल थॉमस एंडरसन अवार्ड जो है वो दिया गया था 98 बताया था, डायरेक्टर थे जिनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। और कबीर खान जो है उनको दादा साहब फाल्के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया था, यानी कि बेस्ट डायरेक्टर का दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया किसको, कबीर खान को। तो ये भी याद रखिएगा, मैच कर सकते हैं। और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2025 को कहाँ होगा, तो याद रखिएगा कहाँ, 26 में कहाँ होंगे, सॉरी। तो जैसे विश्व वर्ल्ड वाटर डे समिट कहाँ होगी, तो वर्ल्ड वाटर डे समिट होगी नई दिल्ली में, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में, ठीक है। विश्व गवर्नमेंट समिट यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो होगी वो होगी कहाँ पर, दुबई में, ठीक है। तो ये कहाँ हो जाएगा हमारा, दुबई में। वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस जो है ये बनाया जाएगा चेन्नई में, तो सी फूड कांग्रेस हो जाएगा हमारा चेन्नई में। और मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो होगी वो होगी बार्सिलोना में। तो इंपॉर्टेंट है ये सारे। तो दोस्तों ये हो गए हमारे इतने क्वेश्चंस। एक वीडियो इसमें और मैं दूंगा जिसमें कुछ जो बचे हुए फैक्ट डेटा होंगे वो कवर कर दिया जाएगा। वैसे हमने देखा कि 30 वीडियो में आपने पूरी मैगजीन को कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी तरीके पढ़ते रहिए, बाकी जो सीरीज है उनको भी कीजिए और आपका 72 में इस बार नाम आ जाए। जय हिंद, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बी मोटिवेटेड।